नमस्कार दोस्तों, आज हम सीटेट में पढ़ेंगे गणित पेडागोजी को। आइए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है वास्तविक जीवन। हमारा क्वेश्चन है वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों का विकल्प करने के लिए निम्न में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो पहला हमारा जो है वो शब्द है वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है। गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ रहा है, फिर उसका मूल्यांकन योजना बना रहा है। ये मुख्य दो शब्द हैं। गणित को वास्तविक जीवन संबंध से जोड़ रहा है और मूल्यांकन की योजना बनाना है। तो योजना जब बनाते हैं तो उसमें कोई भी चीज हो तो उसमें परियोजना तो बनानी ही पड़ेगी। योजना परियोजना ये चीजें बनानी पड़ेंगी। जब मूल्यांकन की बात कर रहा है तो योजना परियोजना बनानी ही पड़ेंगी। और जब बात करें ड्रिल की, तो ड्रिल जहाँ दिख जाए गणित में या किसी अन्य पेडागोजी में तो उसे तुरंत काट दें, क्योंकि ड्रिल अभ्यास जो है वो सेना के लिए है, ना कि गणित के लिए। तो इतना जरूर देखें जहाँ जो ये हो उसे तुरंत काट दें। और जहाँ परीक्षा की बात कर रहा हो, नेगेटिव शब्द है, तो परीक्षा को काट दें। तो इसमें एक सही हुआ हमारा क्षेत्र भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल परख। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो गया? क्षेत्रीय भ्रमण सही है। अगर हम क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे तो वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। मौखिक परीक्षा यानी परीक्षा की जहाँ बात करें उसे तुरंत नेगेटिव समझ के काट देना चाहिए। नेगेटिव वर्ड है, परीक्षा का कोई महत्व नहीं है सीटेट में, एनसीईआरटी में। ड्रिल कार्य परख, ड्रिल अभ्यास जो होता है वो होता है सेना के लिए, ना कि गणित के लिए। तो सर्वेक्षण बिल्कुल सही है, यानी खुद देखभाल करके कार्य करना, उनके अनुभव को जोड़ना बिल्कुल सही है। परियोजना बनाना, परियोजना भी बनाई जाती है जब मूल्यांकन किया जाएगा किसी चीज़ का। तो परियोजना, कोई भी कार्य करने से पहले परियोजना तो बनानी पड़ती है, योजना तो करनी ही पड़ती है। जांच सूची, यानी कि जांच सूची भी सही है, लेकिन कितना सही है, क्या और भी ऑप्शन है। क्षेत्रीय भ्रमण बिल्कुल सही है। आसपास के जीवन को देखेंगे, आसपास की गतिविधियों को देखेंगे तो वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। मौखिक परीक्षा मैंने बताया, जहाँ परीक्षा आ जाए तुरंत काट देना। और जांच सूची आ जाए, जांच सूची जहाँ हो वो सही हो सकता है 90%। ऐसी बात नहीं है कि जांच सूची भी गलत हो, लेकिन सही हो सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण बिल्कुल सही है। परियोजना बनाना, जब मूल्यांकन की बात करेगा तो परियोजना तो बनाई ही जाएगी, योजना तो बनाई जाएगी। तो जांच सूची इससे, क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन की बात कर रहा है तो हमारा ये परियोजना वाला सही होगा। क्षेत्रीय भ्रमण सही होगा, वास्तविक जीवन सर्वेक्षण सही होगा। जांच सूची, अगर पहले नंबर का क्वेश्चन आंसर ये है सबसे अच्छा आंसर, दूसरे नंबर का सेकंड वाला है। अगर ये ना होता तो ये आंसर ये हो जाता हमारा। ये तो किसी भी तरीका से होगा ही नहीं। अगर ये पूछ सकता कि सबसे कम कौन सा प्रभावी है, सबसे कम कौन सा प्रभावी, तो हमारा आंसर पहला होता। ये सारी चीज़ हो जाती, लेकिन सबसे कम हमारा ड्रिल अभ्यास वाला होता, क्योंकि ड्रिल अभ्यास गणित के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा इसमें पूछा गया है कौन सा उपयोग है, सबसे उपयोगी कौन सा है। सबसे उपयोगी हमारा चौथा वाला, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। जब हम देखें कि सबसे नेगेटिव कौन सा है और सबसे कम नेगेटिव कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें देख कर के चलनी चाहिए, तभी सीटेट को महत्व। अगली बार इसे ही क्वेश्चन दे दे और यहाँ नहीं लगा दे कि नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा? ये वाला। और ऐसे दे दे ABCD में कौन से सही हैं, तो BCD BD ऐसे दे दे तो कौन से सही होंगे, तो हमारा BCD वाला सही हो जाएगा। वो अब इस तरह से आंसरों को दे रहा है ABCD के उसमें, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा ये है, दूसरे नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल खराब है। इसीलिए हर तरह से जांच परख के आंसर को करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है गणित। तो हमारा क्वेश्चन है गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए।
जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए कैसी कैसी सामग्री होनी चाहिए? ब्रेल लिपि मुख्य सामग्री है इनकी, जिसमें उभरे हुए बिंदु हो, उभरी हुई सामग्री हो, उभरे बिंदु, जो बोलने वाली सामग्री हो, जो बोलती हो ऐसी सामग्री हो, उभरी हो, ब्रेल लिपि मुख्य है। और ये जो क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा से। ये समावेशी शिक्षा के अंदर क्वेश्चन आते हैं। जब दृष्टिबाधित की बात करें, ब्रेल लिपि आदि की बात करें तो समझ लेना सीटेट में ये समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है। तो आइए कैसे होने चाहिए ब्रेल लिपि, उभरी हुई बिंदु और बोलने वाली सामग्री। तो आइए देखते हैं। गिनतारा यानी कि इस तरह का होता है, इसमें गोटियां पड़ी हुई होती हैं, तो ये उभरा हुआ होता है, आसानी से इससे जोड़ घटा आसानी से सीख जाते हैं। भिन्न का किट, ये भी किट होता है, जियो चार्ट वगैरह होता है इसमें। और ये चार्ट, संख्या चार्ट, यानी ये बिना उभरा हुआ होता है, चार्ट ऐसा ही होता है, सादा सिंपल, इस पर लिखे हुए होते हैं। तो ये क्या जान लेंगे, जब हम नोट बनाते हैं, हमारी सरकार नोट बनाती है तो उसमें उभरे हुए अंक मिलते हैं, वो दृष्टिबाधितों के लिए होते हैं। तो इसमें संख्या चार्ट में कोई उभरा हुआ नहीं होता है, ये सादा सिंपल होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें संख्या चार्ट की बात कर रहा है। संख्या चार्ट, इसमें भी संख्या चार्ट की बात कर रहा है। कंप्यूटर बोलने वाली सामग्री है और दिखाई देने वाली सामग्री है। जियो बोर्ड में उभरी हुई आकृतियाँ होती हैं ऊपर के लिए, ये बहुत अच्छी है दृष्टिबाधितों के लिए। तो ये और ये, इसमें ये और ये। टेलर का गिनतारा बिल्कुल सही है। कंप्यूटर बोलने वाली सामग्री है, दृष्टिबाधित होंगे तो उन्हें बोलने वाली सामग्री के प्रयोग से सिखाया जाएगा। जियो बोर्ड उभरी हुई सामग्री है, हाथ के स्पर्श से, पैर के स्पर्श से सिखाया जाएगा। कंप्यूटर, तो ये तो आंसर हो गया बिल्कुल सही, तीसरा वाला कंप्यूटर। संख्या चार्ट इसमें भी है, ये भी गलत हो गया। जियो बोर्ड ये बिल्कुल सही है। संख्या चार्ट उनके लिए है जो दृष्टिबाधित नहीं है, मुख बधिर वगैरह हैं, उनके लिए बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन दृष्टिबाधित के लिए नहीं रहेगा। अगर जो जिन्हें सुनाई कम दे रहा है उनके लिए क्या क्या होगा? और हाँ, इनके लिए चश्मा, अगर आंशिक रूप से हैं, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं, तो इनके लिए चश्मा सामग्री और लेंस आदि सामग्री की जरूरत होती है। इन्हें यह सामग्री उपलब्ध कराई जाए दृष्टिबाधित लोगों, बच्चों के लिए। और जो कानों से होते हैं उनके लिए कान की मशीन आदि आदि चीज़ें, और स्पीकर का प्रयोग किया जाए, यानी थोड़ी तेज आवाज़ का प्रयोग किया जाए, ये सारी सामग्री इन लोगों के लिए होती हैं। और क्वेश्चन होते हैं, ये समावेशी शिक्षा से है। समावेशी शिक्षा में पूछ लेता है, तो जब दृष्टिबाधित आदि की बात करें तो समझ लेना ये समावेशी शिक्षा की बात कर। तो हमारा क्वेश्चन है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? हमें ये जरूर देख के चलना है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर प्रतिचित्रण की बात कर रहा है, तो प्रतिचित्रण हमें संख्याओं में तुलना कराना, आपस में संबंध बनाना, संख्याओं में संबंध बनाना, जोड़ना, विश्लेषण करना आदि चीजों के लिए होता है। और परिकल्पना को विकसित करने के लिए, विकसित चिंतन को आगे लाने के लिए, चिंतन को बढ़ावा देने के लिए। प्रतिचित्रण तुलना के लिए, संबंध जोड़ना, संबंध बनाने के लिए, संख्याओं के साथ जोड़ने के लिए, विश्लेषण परिकल्पना के लिए, और चिंतन को बढ़ावा देने के लिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिचित्रण काम आता है। तो आइए देखते हैं, जो नहीं है, नेगेटिव है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण का गणित के लिए के विषयों से समाकलन किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है चौथा।
कई विषयों से समाकलन किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है गणित के कई विषयों से। गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। हमें ऐसे ही सोच लेना चाहिए, जब प्रतिचित्रण की बात कर रहा है, 3 गणित की बात कर रहा है 3 ऑप्शनों में, और इसमें नेगेटिव पूछा है तो हमें डायरेक्ट लगा देना चाहिए भाग नहीं है, यानी भाग हो नहीं है तो ये तीनों ऑप्शन गलत होने चाहिए, लेकिन इसमें एक गलत ऑप्शन मांग रहा है तो हमारा ये हो गया तीसरा वाला आंसर, गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, मैंने बताया चिंतन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। अनुपातिक यानी तुलनात्मक विवेचना को प्रोत्साहित करता है, मैंने बताया तुलना को प्रोत्साहित करता है, और कई विषयों से जुड़ा हुआ होता है, कई विषयों से जोड़ता है। ये ऐसा प्रतिचित्रण गणित के लिए कार्य करता है। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। भाग है तभी तो गणित को पढ़ाया जा रहा है, यानी हमारा आंसर था। अगला क्वेश्चन है संख्याओं तो हमारा क्वेश्चन है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चों अर्थात 8 से 9 वर्ष आयु है, निम्न में से किस समुच्चय में प्रवीण है। तो जब हम उम्र की बात करें तो मैंने कई बार बताया है, तो प्याजे के जो अवस्थाएं हैं उनको ज्ञात कीजिए। पहली अवस्था भेदी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, जो ये है 2 से 7 वर्ष, और तीसरी जो अवस्था है संक्रियात्मक अवस्था, ये है 7 से 11 वर्ष, और जो चौथी अवस्था है उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, वो 11 से ऊपर है। तो हमारा बच्चा कितने का है? 8 से 9 वर्ष का। तो अवस्था कौन सी हुई? संक्रियात्मक अवस्था। इसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त यानी प्रत्यक्ष जो चीज़ें हैं उनका विवेचन चिंतन करने वाला, मूर्त जो संक्रिय चीज़ें हैं वस्तुएं हैं उनको उनका चिंतन करने वाला, उनकी व्याख्या करने वाला, उनका विवेचना करने वाला, यानी जो समक्ष चीज़ें हैं, समक्ष वस्तुएं हैं, उनको पूरी तरह से सीख लेता है संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण करना, यानी छांटना, एक दूसरे को छांटना। ये चीज़ें रखी हैं, 2 पेन हैं काले और लाल, तो इनमें से छांटना शुरू कर देगा। ये काला है और ये लाल, वर्गीकरण कर देगा। प्रतिवर्तता यानी जहाँ था वहाँ वापस आना, लौट जाना, यानी इसी को कहते हैं पलटावीपन, यानी इसमें पलटावीपन आ जाता है, जहाँ है वहाँ स्थिति पर वापस आ जाता है। अनुपातिक विवेचन, एक दूसरे में अनुपात करना कि ये यानी ये रुई है और ये लोहा है, तो कौन सा वजन ज़्यादा होगा, ये कार्य शुरू कर लेता है। लेकिन प्रवीण में कौन सा है? प्रवीण यानी प्रवीण पूछ रहा है पूरी तरह से किसमें सक्षम है? वापस आने में, वर्गीकरण करने में, अनुपातिक करने में अभी केवल शुरू होता है, प्रवीण नहीं हुआ है पूरी तरह से। पंक्तिबद्धता यानी कह दे कि लड़कियों को एक साइड बैठा लो, लड़कों को एक साइड बैठा लो, तो बैठा देगा। प्रतिवर्तता यानी वापस आना, उसी जगह पर, उसी चीज़ पर, उसी वस्तु पर वापस आना। अनुवादिक विवेचन यानी कि यहाँ शुरुआत होती है, ना कि प्रवीण नहीं होता है। पंक्तिबद्धता कर लेगा, यानी कि आगे बढ़े फिर छोटे ऐसे बिठाने से और गिनती करने से और वर्गीकरण करने से कि छांट लेगा ये कौवा है या चील है। अनुपातिक विवेचन ये फिर गलत हो गया। पंक्तिबद्धता बिल्कुल सही आंसर है। पंक्तिबद्धता वर्गीकरण कर लेता है, अपनी स्थिति पर वापस आ जाता है। यानी कि मैंने कहा है कि वैन हिले, और जब प्याजे को हम पढ़ लेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यूँ ही हल हो जाएंगे, कोई सब प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सही आंसर चौथा। और भाषा में वाइगोत्स्की और गणित में प्याजे बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोनों से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आकृतियाँ। तो हमारा क्वेश्चन है आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है। मुख्य ये है कि गणित में आकृतियों का प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है, यानी यहाँ प्राथमिक की बातें कर रहा है। तो प्रतिरूप
प्रतिरूप को ही हम मूर्ति कहते हैं, आकृति कहते हैं, छायाचित्र कहते हैं। यानी कि जो चीज सिखा रहे हैं उसकी ही मूर्ति, उसका ही चित्र बनाकर सिखाना ही प्रतिरूपण है। चित्र के हिसाब से सिखाना, जैसे हम कोण सिखा रहे हैं तो चित्र बना के सिखाना ही प्रतिरूपण है। कोण सिखाने के लिए कक्षा 6 से कोण सिखाना शुरू होता है। कक्षा 6 के बाद प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक होता है। यानी कोण हम जब शुरू करते हैं तो कक्षा 6 में पहुंच जाते हैं, तो हमारा ये आंसर गलत हो गया। सममिति मैंने बताया है कि आकृतियों को जोड़ना घटाना आदि सममिति के आधार से होता है। उसी को असमान आकृतियों को बना करके जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना, जैसे ये हैं तो एक दूसरे से जोड़ना सममिति कहलाता है। चौपड़ यानी कि टाइलिंग, आकृतियां बना बना के चौपड़ के द्वारा सिखाई जाती है। ये चतुर्भुज है या फिर ये आयताकार है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं चौपड़ के द्वारा, तो ये सही है प्रतिरूपण। और वैसे भी मैंने बताया है कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक स्तर होता है, तो 1 में 5 या 6 जोड़ने पर कितना हो गया? 1 में 6 जोड़ने पर 7 वर्ष हो गया, और 5 में 6 जोड़ने पर 11 वर्ष हो गया। तो 7 से 11 वर्ष प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। यानी कि सारी इन मूर्त चीज़ों से ही सिखाया जाता है गणित को। तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं प्याजे से कि जब ये अवस्था हो, प्राथमिक अवस्था हो, तो 7 से 11 उम्र हो जाएगी। तो 7 से 11 उम्र में हम मूर्त चीज़ों से सीखते हैं। तो मूर्त चीज़ में चौपड़ आ गया, सममिति आ गया, प्रतिरूप आ गया, यानी सारी चीज़ मूर्त आ गई। तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें? सेकंड वाला, ये नहीं है। आंसर नेगेटिव है, तो हमारा आंसर ये हो गया कोण। कोण प्राथमिक में नहीं है, उच्च प्राथमिक में है, माध्यमिक में है कोण, यानी कक्षा 6 से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गणितीय। तो हमारा क्वेश्चन है गणित खेल और पहेलियां मदद करते हैं। गणितीय खेल और पहेलियां मदद किसमें करती है? मैंने बताया है खेल हमें सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, सृजनशीलता लाते हैं अपसारी चिंतन में, कल्पनाशीलता में, और समस्या समाधान कौशल के लिए रुचि को आकर्षित करते हैं, रुचि को बढ़ावा देती हैं, बच्चे की रुचि को विकसित करती हैं पढ़ने में, आनंद पाठ्यक्रम को आनंददायक बनाती हैं, सुविधाजनक होती हैं पाठ्यक्रम के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने वास्तविक जीवन से जोड़ती हैं। वास्तविक जीवन से जोड़ती हैं, दैनिक जीवन से जोड़ती हैं, अपने अनुभव से जोड़ती हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। बिल्कुल सही आंसर है, सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करती हैं। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध बनाने के लिए, मैंने बताया वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए और दैनिक जीवन के जोड़ने में बहुत मददगार होती हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, गणित को आनंददायक बनाती है। समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करने में, समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में बहुत मददगार है खेल, कहानी और पहेलियाँ आदि, ये सारी चीज़ें। परिकल्पना विकसित करती है, कल्पना को विकसित करती है, सृजनात्मकता को विकसित करती है, अपसारी चिंतन को विकसित करती है, तर्क सोचने में मदद करती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ाती हैं। तो ये सारी चीज़ें गणित, पहेलियाँ और खेल में हमारे मौजूद हैं, इसीलिए ये पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं। तो ये चारों ही सही हैं। अगर पूछ लिया था इनमें सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे अच्छा इनमें समस्या समाधान कौशल होता। अगर परिकल्पना लिखी होती किसी ऑप्शन में तो सबसे अच्छा वो होता परिकल्पना वाला।
सृजनात्मकता बड़ी लिखी होती, सबसे अच्छा सृजनात्मकता होता, उसके बाद समस्या समाधान होता, फिर उसको आनंददायक यानी वास्तविक जीवन से जोड़ने वाला दूसरा ऑप्शन होता। अगर क्रम पूछ लेता तो पहला हमारा ये हो जाता, दूसरा ये हो जाता, तीसरा ये हो जाता और चौथा ये हो जाता। इस तरीके से आंसर होता। अगर क्रम पूछ लेता या सबसे अच्छा पूछ लेता, सबसे कम प्रभावी पूछ लेता, तो इसी तरीके से आंसर हमें लगाने होते। अब ABCD में पूछता है ज़्यादातर, तो ABCD में इसी प्रकार देख लेना, समस्या समाधान फर्स्ट हो गया। अगर इससे भी आगे होता तो परिकल्पना या सृजनात्मकता होती तो वो फर्स्ट हो जाता। तो सबसे पहले समस्या समाधान।